अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन यानी कैपेसिटर्स का आगाज़ किया और हमने कहा कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन चार्ज। कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने का मकसद एनर्जी को स्टोर करना है, जिस तरह डैम के अंदर पानी को स्टोर करने का मकसद एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना है। हमने कहा कि कैपेसिटर जो होता है उसकी दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और हमने आज करना क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन ड्राइव करना है। तो इसके लिए मैं एक कैपेसिटर को कंसीडर करूंगा जिसकी दो प्लेट्स होंगी। आप समझ सकते हैं, दो फिजिक्स की बुक्स इमेजिन कर लें, वो दो प्लेट्स हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होंगी। दोनों के दरमियानी एंगल 0 होगा, मतलब वो कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, 3 डायमेंशनल फिगर आपको नजर आ रही है। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये प्लेट और ये प्लेट्स आमने सामने मौजूद हैं। इनिशियली जब स्विच ओपन होता है तो प्लेट्स न्यूट्रल होती है और न्यूट्रल का मतलब मैंने डिटेल में समझाया था, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। सिमिलरली जितना इसके ऊपर पॉजिटिव होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव होगा। लेकिन सर जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या करता है, इस प्लेट से पॉजिटिव को खींचता है। पॉजिटिव को खींच के ये क्या करता है, ये पॉजिटिव को खींच के उसके ऊपर वर्क करके इधर ला कर रख देता है। तो उसके बाद ये पॉजिटिव इस रास्ते से होता हुआ इस प्लेट पर आकर स्टोर होना स्टार्ट कर देता है। जहां से पॉजिटिव निकलता है उस पर नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, जहां पॉजिटिव जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। सर दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये बन जाती है हाई पोटेंशियल प्लेट, ये बन जाती है लो पोटेंशियल प्लेट। स्टार्ट में ये कम हाई और ये कम लो है, पोटेंशियल का फर्क कम होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पॉजिटिव निकलता चला जाएगा ये मोर नेगेटिव होता चला जाएगा और ये मोर पॉजिटिव होता चला जाएगा। दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क बढ़ता चला जाएगा। और सर ये कब तक बढ़ेगा, जब तक प्लेटों का दरमियानी पोटेंशियल का डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना आ जाए। जैसे ही बराबर होगा चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। तो सर इसका मतलब ये है कि जो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल का फर्क पैदा होता है ये डिसाइड किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता चला जाएगा प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदल के कांस्टेंट लगाया था और उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग सी या कैपेसिटेंस हम लोग उसको बोलते हैं। और सी का फार्मूला क्या बनेगा, वी उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा क्यू ओवर वी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आ गया। ये जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल या आमने सामने पड़ी हुई हैं, दोनों में एंगल 0 डिग्री है। लेकिन सर अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर इमेजिन किया है। वैक्यूम का मतलब सर दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, एयर भी मौजूद नहीं है, बिकॉज एयर इज आल्सो अ मीडियम। एयर के अंदर गैसेज होती है तो वो मीडियम है। अभी तक जितनी भी डिस्कशन है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। मीडियम मौजूद नहीं है तो मतलब फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है। इसको मैं नाम दूंगा सी वैक्यूम का। तो सर आपने कैपेसिटेंस मालूम करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो इस फार्मूले से निकाल लें। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको चार्ज चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यानी सर चार्ज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके इन दोनों को मेजर करके से डिवाइड करना पड़ेगा। हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जिससे हम डायरेक्टली फिजिकली देख के डिसाइड कर सकें कैपेसिटेंस कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। ये दोनों चीजें हमें नजर नहीं आती, चार्ज भी नजर नहीं आता और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें नजर नहीं आता। हम इसको नेकेड आई से देखने वाले पैरामीटर्स के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। तो एक काम करें, हमने पढ़ा हुआ है, जरी बात है, जब इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा इस प्लेट पे नेगेटिव आएगा, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ को जा रही होंगी, आपको नजर आ रही है। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के।
और सर ये जो डेल्टा वी है ये असल में हम इसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली वी से शो कर देते हैं। सर व्हाट अबाउट डेल्टा आर? डेल्टा आर प्लेट्स का दरमियानी फासला है, जबकि प्लेट्स के दरमियानी फासले को हमने डी बोला है तो यहाँ पर डी आ जाएगा। सर व्हाट अबाउट नेगेटिव? नेगेटिव शो करता है कि ई की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ को होती है। इन दोनों में, इस प्लेट और इस प्लेट में डिक्रीजिंग पोटेंशियल वाली प्लेट ये है, तो ई की डायरेक्शन इस तरफ को होगी, ये ई की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, अब ई बराबर आ गया वी ओवर डी के। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने जब गॉसेस लॉ पढ़ा था, गॉसेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम की थी। सर कहाँ मालूम की थी? बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। वो थर्ड एप्लीकेशन थी। तो सर वो इससे मिलती है? बिल्कुल मिलती है। वहां पर भी दो ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स थी और फील्ड यूनिफॉर्म था, जबकि यहां पर भी दो ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, दरमियान में फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब लाइनें सीधी हैं, लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। नंबर 3, लाइनों का दरमियानी फासला एक जितना है, तो इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि यहां पर जो फील्ड का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, वही यूज किया जा सकता है जो वहां पर हमने ड्राइव किया था। वहां पर हमने क्या ड्राइव किया था? वहां पर हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था दैट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। वहां पर जो E का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। नहीं, अगर आपको याद आ रहा तो आप गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन देख लें। सर डायरेक्शन के लिए जब हमने एरो लगाया था तो यहां पर हमें यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ा था, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं यूनिट वेक्टर भी यूज नहीं करूंगा और मैं यहां पर एरो भी नहीं लगाऊंगा। तो ई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के। सर सिग्मा क्या था? सिग्मा था चार्ज डेंसिटी। बड़ी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, यानी अगर प्लेट्स का एरिया 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर करें, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होती है उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो ये था, ये जो सिग्मा था ये था चार्ज पर यूनिट एरिया। आपने इसका यूनिट भी मेंशन किया था, ये कूलम में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट था। सर इसका मतलब ये है सिग्मा जो है ये Q ओवर है। सिग्मा की जगह आप Q ओवर A लिख सकते हैं, तो मैंने सिग्मा की जगह पर Q ओवर A लिख दिया। यहां पर Q ओवर A आ गया, साथ एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब सर E की दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक E किसके बराबर आया सर? E बराबर था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको सॉल्व करने पर नेगेटिव को हमने इग्नोर कर दिया, ये डायरेक्शन को डील करता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली V बोला और प्लेट्स का दरमियानी फासला हमने D बोला। एक E का फॉर्मूला बना V ओवर D और एक E का फॉर्मूला बना Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट। E के दो रिलेशंस आ गए हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सर चाहते क्या आप? मैं असल में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन निकालना चाहता हूं और ऐसी चीजों से निकालना चाहता हूं जो डायरेक्टली मैं देख सकूं। तो उसके लिए क्या करेंगे? E का एक फार्मूला ये है, E का एक फार्मूला ये है V ओवर D वाला। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, लेफ्ट के बराबर, तो सर V ओवर D Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेफ्ट के बराबर, राइट के बराबर। मैंने राइट के बराबर लिख दिया, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख दिया V ओवर D के। सर आपको चाहिए क्या? मुझे कैपेसिटेंस चाहिए। सर कैपेसिटेंस बराबर किसके थी? वो थी Q ओवर V के बराबर। कैपेसिटेंस बराबर होती Q ओवर V के, तो सर आपको Q के नीचे V को लाना पड़ेगा, Q के नीचे V को लाना पड़ेगा। काम करते हैं, इन दोनों का इंटरचेंज कर देते हैं। जब मैं इन दोनों का इंटरचेंज करूंगा, V इधर आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया और V इसके नीचे आ गया। सर व्हाट इज Q ओवर V? Q ओवर V को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कहा था? ये कैपेसिटेंस है। Q ओवर V असल में कैपेसिटेंस है और इस कैपेसिटेंस को मैं बोलूंगा C वैक्यूम, क्योंकि अभी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमारे पास कोई मीडियम मौजूद नहीं है, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देख के मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगी या कम होगी। सर मतलब मेरी बात सुनो, अगर प्लेट्स का एरिया, सर ये कौन सा एरिया है? ये अफेक्टिव एरिया, और अफेक्टिव एरिया कौन सा होता है? जो प्लेट्स का एक दूसरे के सामने वाला एरिया होता है।
मतलब इस प्लेट के सामने वाला जो एरिया है वो कहलाता है इफेक्टिव एरिया। अगर इफेक्टिव एरिया यानी आमने सामने वाला एरिया ज्यादा होगा, अगर ये दो प्लेट्स हैं मेरी उंगलियां, इनका आमने सामने वाला एरिया कम है तो कैपेसिटेंस कम होगी, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कम होगी। लेकिन अगर मैं हाथों का देखूं, मेरा आमने सामने का एरिया ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा होगी। तो सर एरिया बढ़ाते चले जाएं, लेकिन कौन सा एरिया? हर एरिया नहीं, बल्कि आमने सामने वाला एरिया, दोनों के वो एरिया जो एक दूसरे को फेस कर रहा होता है दोनों प्लेट्स का, वो बढ़ाते चले जाएं, कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी। सर व्हाट अबाउट डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स? अगर प्लेट्स का दरमियानी फासला कम हो गया तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर प्लेट्स का दरमियानी फासला हुआ कम तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो चार्ज लंबे अरसे तक स्टोर रहेगा। सर अगर फासला ज्यादा हुआ तो क्या होगा? फासला ज्यादा होने से होगा ये कि अट्रैक्शन कम होगी, चार्ज ज्यादा स्टोर नहीं हो पाएगा। नंबर 3 मीडियम। नंबर 3 नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम के आ जाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। जी स्टूडेंट्स, तीसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड कर सकती है, दैट इज नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अभी तक हमारी जितनी भी डिस्कशन है उसके अंदर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया। सर अगर मीडियम इंसर्ट नहीं किया तो इसका मतलब अब जो कैपेसिटेंस का रिलेशन आया है वो सी वैक्यूम कहलाएगा, यानी वैक्यूम यानी फ्री स्पेस हमने कंसीडर करके कैपेसिटेंस का रिलेशन ड्राइव किया। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दें, इंसुलेटिंग मीडियम मतलब सर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें। सर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से होता क्या है? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। सर डाइलेक्ट्रिक की गैर मौजूदगी में कैपेसिटेंस का ये रिलेशन था, और जब कैपेसिटेंस का ये रिलेशन था इसमें यहां पर हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ रही थी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आ रही थी जो कि एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी इस टाइम जो हमारे पास परमिटिविटी थी वो फ्री स्पेस की आ रही थी। लेकिन सर अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे यानी मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी आएगी, और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं होती। मीडियम की जो परमिटिविटी होती है हमने जो है पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के अंदर, मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। तो मैंने क्या किया, यहां पर जब मीडियम को इंसर्ट करूंगा तो यहां पर मीडियम की परमिटिविटी आएगी, और मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। तो अब जो कैपेसिटेंस होगी वो सी मीडियम कहलाएगी। ये जो ब्लू वाला पोर्शन अगर मैं इसको देखूं तो ये सी वैक्यूम होता है। ये जो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है, ये सी वैक्यूम है। तो मैं इसकी जगह सी वैक्यूम लिख सकता हूं। तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर। यहां से मैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर फाइंड करूं तो सी वैक्यूम उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर कि प्लेट्स के दरमियान जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और ये रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने कहा था कि रिलेटिव, जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कहा था कि रिलेटिव परमिटिविटी असल में दो फोर्सेस की रेशियो है। एक सर वो फोर्स है जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं था, उसको हमने बोला था फोर्स एफ वैक्यूम। और फिर दूसरी वो फोर्स थी जो जब चार्जेस के दरमियान हमने किसी मीडियम को प्लेस किया था, उसको हमने बोला था एफ मीडियम। इन दोनों की रेशियो को बोला था रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन सर कैपेसिटर के केस में उलट रिलेशन आ रहा है, यानी सर वहां पर क्या था? एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। यहां पर क्या होगा? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम होगा। अगर मैं यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहूं, हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी असल में कैपेसिटेंसेस की रेशियो है। सर कौन सी कैपेसिटेंस? जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम मौजूद है और जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। अब सर ये जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है ये मीडियम के आ जाने पर ज्यादा क्यों हो जाती है? इसकी वजह क्या है?
मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मीडियम के आने से बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह डिस्कस करने के लिए सपोज दैट आपके पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं और ये पॉसिबली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। दोनों प्लेट्स, ये हाई पोटेंशियल प्लेट है क्योंकि ये पॉसिबली चार्ज है, लो पोटेंशियल प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज है। फर्ज करें इसका जो पोटेंशियल है वो +5 वोल्ट है और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज -5 वोल्ट। दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क कितना होगा? आप +5 वोल्ट में से -5 वोल्ट को माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 + 5 10 वोल्ट आ जाएगा। ये जो इन दोनों की ये जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं इसके दरमियान 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल का फर्क पाया जाएगा। सर हमें पता कैसे चलेगा? आप एक काम करें, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दें। जैसे ही वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्ट मीटर इज a device which is used to measure the potential difference between two points, ये two plates। जैसे ही वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। कितना था सर? 10 था, तो इसकी रीडिंग 10 वोल्ट शो हो जाएगी। लेकिन सर जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ कैसे जाती है? असल में होता ये है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई कम हो जाता है। ई कम होने से क्या होता है? ई हमने पढ़ा था, ई बराबर होता है V/D के। ई के कम होने से क्या होता है सर? ई के कम होने से V कम हो जाता है। सर व्हाट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेट का दरमियानी फासला पहले जितना था बाद में भी उतना रहता है, यानी से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स सेम रहता है। लेकिन जब हमारे पास ई कम होता है, ई के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। इससे क्या होगा? पहले वोल्ट मीटर की निडल आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रही होती है, बाद में क्या होता है? मीडियम के आ जाने से, डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से इसकी निडल की डिफ्लेक्शन कम हो जाती है। पहले फर्ज करें 10 वोल्ट शो कर रही थी, फिर ये शो करेगी 4 वोल्ट, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, उससे कम शो करेगी। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है Q/V। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है Q/V। सर जब आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, प्लेट्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट तो सेम रहती है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट तो सेम रहती है। सर अगर ये चीज सेम रहती है तो C का V के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अब चूंकि V कम हो चुका है, V कम होने का मतलब कैपेसिटेंस का बढ़ जाना है। तो सर ये लॉजिक है जो हमें बताती है कि मीडियम के आ जाने से कैपेसिटेंस किस तरह इंक्रीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी एक और फिजिकल रीज़न भी है जिससे हमें पता चलेगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से इसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है? εr, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, जो ये डिसाइड करता है कि मीडियम के आ जाने से कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी, या जो ये डिसाइड करता है कि मीडियम के आ जाने से जो हमारे पास कूलम्स फोर्स है वो कितने टाइम्स डिक्रीज करेगी। क्योंकि मीडियम के आ जाने से कूलम फोर्स डिक्रीज करती है, मीडियम के आ जाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, लेकिन कितना इंक्रीज करेगी कितना डिक्रीज करेगी ये डिसाइड करता है ये फैक्टर, और इस फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। 1 से ज़्यादा क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको इस टर्म में लिखूं εr C मीडियम ओवर C वैक्यूम, ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा होता है, मीडियम वाली कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस कम होती है। ऊपर जब फैक्टर ज़्यादा होगा, नीचे फैक्टर जब कम होगा, डेफिनेट सी बात है ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो आंसर क्या आ रहा है? 5 और 2.5 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।